हाँ जी, तो डिपॉजिटरी में एक दो टर्म्स रह गई हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो इमोबिलाइजेशन, अच्छा इमोबिलाइजेशन जैसे फंजिबिलिटी होती थी, फंजिबिलिटी फंजिबिलिटी में तो क्या होता है, आपने सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया, उसके बाद अगर फ्यूचर में फिर से सर्टिफिकेट डिमांड कर रहे हो तो यू कैन नॉट डिमांड द सेम सर्टिफिकेट, है ना, वहां पे नया सर्टिफिकेट, न्यू सीरीज, न्यू नंबर आपको मिल सकता है। लेकिन पहले वंस अपॉन अ टाइम ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, इमोबिलाइजेशन होता था। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी के पास जमा कराया था ना, डिपॉजिटरी उसको संभाल के रखता था, और अगर फ्यूचर में फिर से उन शेयर्स के सर्टिफिकेट में डिमांड करी तो वही सर्टिफिकेट मुझे मिलता था। अब सोचो, पहले तो इन्वेस्टर बहुत कम थे, है ना, और उसमें भी डीमैट में रखने वाले बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे, तो वहां तो इट वॉज फीजिबल। बट नाउ डेज तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट फिजिबल। जब इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इतने सारे लोग डीमैट कर रहे हैं, इतने सारे डेटा जो है ऑलरेडी डिपॉजिटरी के पास मेंटेन्ड है, वहां पे इतने सारे सर्टिफिकेट मेंटेन रखना, फिर ढूंढना उसमें से भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका कहाँ है, तो वो सब अब नहीं होता, ये पहले हुआ करता था। तो ये इमोबिलाइजेशन में शॉर्ट नोट जो है, ये 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। Immobilization of securities refer to the process where securities are kept in physical form along with the electronic form। तो आप फिजिकल सर्टिफिकेट भी मेंटेन कर रहे हो, डीमैट तो है ही, उसके अलावा आपने सर्टिफिकेट भी संभाल रखे हैं। द फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज कैप्ड इन द कस्टडी ऑफ डिपॉजिटरी। और जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट है वो कौन होल्ड कर रहा है, डिपॉजिटरी होल्ड कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में डिपॉजिटरी से ही हम फिर से क्या करेंगे, सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे। अंडर इमोबिलाइजेशन सिस्टम, investor has the right to receive exactly the same share certificate which he surrendered at the time of conversion। तो कन्वर्जन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट सरेंडर किया गया था वही सेम टू सेम सर्टिफिकेट लेने का राइट आ गया है। द इमोबिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल शेयर सर्टिफिकेट इज डन थ्रू द जंबो सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पे ये जो इमोबिलाइजेशन है, अगर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स का, बहुत सारे शेयर्स का करना है तो उनके लिए कंबाइंड सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, एंड दैट कंबाइंड सर्टिफिकेट इज नोन एज जंबो सर्टिफिकेट। इज दिस क्लियर? इमोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या हुआ था, पहले हुआ करता था, नाउअडेज इट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि आप सर्टिफिकेट जमा करा रहे थे डिपॉजिटरी के पास, और फिर उसके बाद वही सेम सर्टिफिकेट आप उससे डिमांड कर रहे थे, दैट वाज इमोबिलाइजेशन। चलिए आईएसआईएन, आईएसआईएन नंबर, ये हर एक सिक्योरिटी का यूनिक नंबर होता है, और ये सिक्योरिटी को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। अच्छा, जैसे आप सबका अपना अपना आधार नंबर है, पैन नंबर है, आईसीआईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्यों एलोकेट किए जाते हैं? हर गाड़ी का एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सब क्यों होता है? आइडेंटिफिकेशन, है ना, बिकॉज सेम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सेम कलर की गाड़ियां होती है ऑब्वियसली। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि कौन सी गाड़ी चोरी हुई है ना, या मान लो कोई क्राइम हो गया उस कार से, तो वो कौन सी कार थी, कौन ओनर था उसका, तो वो सब किससे पता चलता है? उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर से, चेजेस नंबर से, गाड़ी ऐसे पता चलती है। मान लो किसी की गाड़ी चोरी हो गई, अब कोई चोर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो, प्लेट तो चेंज कर सकता है, लेकिन अंदर के जो गाड़ी के इंजन पे चेजेस नंबर वगैरह लिखे होते हैं वो तो चेंज नहीं कर सकता। तो उससे आइडेंटिफिकेशन पता चल जाएगा कि भाई ये वो वाली गाड़ी है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा एक यूनिक नंबर की जरूरत होती है। कंपनीज होती है तो उसको सिन नंबर चाहिए होता है, डायरेक्टर्स है तो उसको डिन नंबर चाहिए होता है, एग्जैक्टली सिक्योरिटीज है तो उसको आईएसआईएन नंबर चाहिए होता है। तो हर एक सिक्योरिटी को एक यूनिक नंबर एलोकेट किया जाता है। ISIN standard is used worldwide to identify specific securities such as bonds, stock, futures, warrants, rights, trust, commercial paper, option। जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, हर सिक्योरिटी का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, एंड दैट इज व्हाट ISIN। एक ही कंपनी के मान लीजिए दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं, एक तो क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव, सिंगल कंपनी के, तो उन दोनों सिक्योरिटी का ISIN भी अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कंपनी का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है तो ऑब्वियसली ISIN अलग अलग होगा। उसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड्स का ISIN अलग होगा। मतलब हर काइंड की सिक्योरिटी का एक सेपरेट यूनिक नंबर एलोकेट किया जाता है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होता है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आज के डेट पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर ही इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना,
ऑब्वियस ही बात है, हमारे शेयर मार्केट में 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर के इन्वेस्टर्स करते हैं। जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे मेक इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, और ऐसे ही कुछ इंडियन इन्वेस्टर बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आजकल ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हर कंट्री के इन्वेस्टर अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज में डीलिंग करने में और ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ISIN आर असाइन टू द सिक्योरिटीज टू फैसिलिटेट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स। ISIN 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। जैसे आपको गाड़ी पे जो नंबर मिलता है वो अल्फा न्यूमेरिकल ही होता है। जैसे RJ, ये तो क्या हो गया, अल्फा, फिर उसके बाद 60 न्यूमेरिकल हो गया, है ना। ऐसे कंपनी के सिन नंबर में भी अल्फा न्यूमेरिकल होता है, पैन नंबर भी अल्फा न्यूमेरिकल होता है। पैन नंबर है किसी का? कैसे होता है पैन नंबर? कुछ तो उसमें अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ उसमें नंबर्स होते हैं, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ये भी 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है that uniquely identified a specific security. It is issued by the National Numbering Agency. कौन इशू करता है ये? National Numbering Agency. ये नाम याद रख लेना। इस ISIN में 2-3 हाईलाइट्स है। पहली हाईलाइट, एक तो ये क्या होता है, हर एक सिक्योरिटी का यूनिक नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। और कौन सी अथॉरिटी इशू कर रही है? नेशनल नंबरिंग एजेंसी इसको इशू कर रही है। प्रेजेंट इन ईच रेस्पेक्टिव कंट्री, it is structured in a way that it includes a country code where the headquarters of the issuing company are present. जैसे मान लीजिए गाड़ी में होता है RJ, तो RJ किसको रिप्रेजेंट करता है? राजस्थान को। MH लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र, DR लिखा है तो दिल्ली। तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के नंबर को देखते आपको समझ में आता है कि गाड़ी कौन से स्टेट की है। एग्जैक्टली अब जैसे आजकल एक यूनिक नंबर चला है BH भी तो चलता है ना आजकल। BH पता है क्या? देखिए BH वाली गाड़ियां, नहीं देखी? क्या होता है BH? हाँ, मतलब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक यूनिक नंबर मिल गया। भारत के लिए BH जो है वो एलोकेशन दिया गया है। तो BH वाली गाड़ियां जो है वो किसी रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए हो गई है। मतलब इनको परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है हर एक स्टेट में जाने के लिए। तो BH नंबर मिल गया। तो ऐसे ही IN इंडिया, UK की है तो UK, USA की है तो USA। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे कंट्री कोड भी डाला होगा। तो यहाँ पे जो 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है उसमें कंट्री कोड भी डाला जाएगा, ताकि पता चले कि कौन सी कंट्री की सिक्योरिटी है। द स्पेसिफिक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड चेक डिजिट्स, ये सब कुछ इस 12 डिजिट के नंबर में होता है। ऑल सेट है। ISIN कोई परेशानी? इमोबिलाइजेशन में कोई परेशानी? अभी केस स्टडी दे रखी है, इस केस की समरी डायरेक्टली बता देती हूँ। इस केस में हुआ क्या था। इस केस में JP कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो एक DP है, DP। और ये DP काम कर रहा है NSDL और CDSL दोनों के लिए, दोनों डिपॉजिटरीज के लिए काम कर रहा है। अब देखो अंडरस्टूड सी बात है, जितने भी DPs हैं उन सबके साथ डिपॉजिटरी का अग्रीमेंट होता है। तो दे आर बाउंड टू फॉलो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल एज द बायलॉज ऑफ द डिपॉजिटरीज। अब हुआ क्या, ये JP जो कैपिटल सर्विसेज थी, ये DP जो था, इसने डिपॉजिटरी की कंडीशंस का वायलेशन किया। तो वन ऑफ द डिपॉजिटरी को पता चला कि भाई ये नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, SEBI को नोटिस दे दिया कि ये DP जो है वो नॉन कंप्लाइंस कर रहा है। तो जैसे SEBI को पता चला कि ये नॉन कंप्लाइंस कर रहा है, और साथ ही में जो दूसरा डिपॉजिटरी है उसको भी इन्फॉर्म किया गया, और फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया कि क्योंकि आपने डिपॉजिटरी की कंडीशंस का वायलेशन किया है, बायलॉज आपने फॉलो नहीं किया है, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू एज सच। आपको कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, पावर टू इशू डायरेक्शन रेगुलर, सेक्शन 19 पढ़ा था हमने डिपॉजिटरी एक्ट में, SEBI की पावर्स हैं। और सेक्शन 18 में क्या पावर्स थे, इंक्वायरी वगैरह करने के पावर्स। तो ऑब्वियसली इस मैटर में पहले सेक्शन 80 में SEBI क्या कराएगा, इंक्वायरी करवाएगा, और इंक्वायरी वगैरह करने के बाद उनको लगता है कि नॉन कंप्लाइंसेस हैं तो वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। और वन ऑफ द डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। दैट इज द स्टोरी। आगे समझ में? चलो अब लैंग्वेज पढ़ दे रही हूँ, देख लो। SEBI granted certificate of registration
एज डीपी। आपको पता है ये डीपी की तरह एक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आई होप डेफिनेशन याद है सबको, है ना। टू जेपी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीपी रेगुलेशन इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल विच वॉज वैलिड फ्रॉम 1 अगस्त 2006 से लेकर के 10 अगस्त 2011। तो इनिशियली कितने साल का रजिस्ट्रेशन दिया गया था इनको, 5 साल का। फिर उसके बाद द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज देयर आफ्टर रिन्यूड इन द ईयर 2011, तो 7 इनका रिन्यूअल कर दिया। फर्दर कितने साल के लिए, वही 5 साल के लिए। तो अब ये वैलिड कब तक था, 2016 तक वैलिड था। सेबी रिसीव्ड अ लेटर डेटेड 5 अप्रैल 2016, मतलब वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही लेटर मिल गया। अगस्त 16 तक वैलिड था और अप्रैल 16 में एक इनको नोटिस रिसीव हुआ। कहाँ से, CDSL से, इन्फॉर्मिंग दैट इट हैज टर्मिनेटेड द अग्रीमेंट विद द नोटिस। मतलब इन्होंने डीपी की सर्विसेज क्या कर दी है, टर्मिनेट कर दी है। कब से, अप्रैल 2016 से। क्यों कर दी है, ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस डीपी विद द बायलॉज ऑफ CDSL, क्योंकि CDSL के जो बायलॉज थे वो डीपी ने नॉन कंप्लाइंस किए, इसलिए उन्होंने अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। ऐसा नोटिस डिपॉजिटरी ने किसको भेज दिया, सेबी को भेज दिया। फिर CDSL वाई said letter also requested SEBI to cancel the certificate of registration granted to the noticee as DP। और साथ ही में CDSL ने क्या बोला, भाई हमने तो अग्रीमेंट टर्मिनेट कर ही दिया है, आप इसका DP रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करो, क्योंकि अभी भी किसके लिए काम कर रहा है, NSDL के लिए काम कर रहा है ना, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो क्योंकि ये नॉन कंप्लायंट है। देन thereafter NSDL wide letter dated April 22 informs SEBI that it has also terminated the agreement with this DP। तो फिर NSDL ने भी, क्योंकि NSDL को भी नॉलेज में है तो उन्होंने भी एग्जामिन किया, वो पता चला कि हाँ इसने बायलॉज वायलेशन किए थे, तो उन्होंने भी इस DP के साथ अपना अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस DP। अब फाइनली SEBI ने क्या बोला, द फेलियर on the part of noticee to inform the SEBI of the termination of agreement by the depository would have to be considered as violation of code of conduct। तो पहली बात तो डीपी की ड्यूटी बनती थी कि वो सेबी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, बट डीपी ने ये इंटीमेशन सेबी को दी ही नहीं कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो डीपी रेगुलेशन है उसका वायलेशन उन्होंने किया है। एंड SEBI in exercise of powers cancelled the certificate of registration granted to the noticee, that is JP Capital Services Limited with immediate effect। और SEBI ने इनका क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कोई परेशानी, ऑल सेट। Under the provisions of Depositories Act 1996, depository is a registered owner for the purpose of effecting transfer of ownership of security, but it is the beneficial owner who owns or has control over the legal entity। What is the beneficial owner and depository under the provisions of Depositories Act 1996? ये तो हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या है, बेनिफिशियल ओनर क्या है, बता सकते हो ये। अच्छा, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द बेनिफिशियल ओनर, क्या क्या राइट्स हैं। वोटिंग, मेंबर के राइट पूछ रहे हो भाई, मेंबरशिप के राइट, वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट, नोटिस रिसीव करने के राइट, मीटिंग अटेंड करने के राइट, है ना, बुक्स इंस्पेक्शन करने के राइट। जो कंपनीज एक्ट में मेंबर्स के राइट दे रखे ना, वो सारे राइट पूछ रहा है हमसे। तो इस तरह से 2 + 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था, कर सकते थे, ठीक है। You have been recently appointed as a company secretary in SK Limited. One of the youngest board member wanted to understand from you what role a company secretary may have under the laws governing to depositories and depository participant। Explain in detail। तो as a company secretary depository ये पूरा पढ़ा ना चैप्टर, इसमें आपका क्या रोल है, what do you think? ठीक है, उनके कंप्लायंसेस इंश्योर कराना, ठीक है। और अच्छा, ऑडिट वगैरह करने में भी हमारा रोल होता है, ठीक है। साथ ही में हम कोई नॉन कंप्लायंस वगैरह है तो रिप्रेजेंटेशन वगैरह करने में, अगर सेबी का कोई नोटिस आ गया तो वहाँ पे रिप्लाई वगैरह करने में सेट के सामने हम अपीयर हो सकते हैं, है ना। और इंटरमीडिएशन का काम करेंगे हम, है ना,
लाइजनिंग के काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का, किस किस के बीच में, डिपॉजिटरी और कंपनी के बीच में, सैबी और कंपनी के बीच में। तो इस तरह से इंटरमीडिएशन का काम करेगा। ये जनरल नॉलेज और जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ये कोई स्पेसिफिक कोई ऐसे एक्ट का सेक्शन वेक्शन नहीं है। तो जितना भी इस चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है आपका रूल, वो आपको लिखना है, लिख सकते हो। ये जून 25 में है क्वेश्चन। दैट्स ऑल। लाइजनिंग का मतलब होता है कि हम बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट बना के रखते हैं और वक्त पड़ने पे कांटेक्ट ही काम आते हैं। लाइजनिंग का मतलब बेसिकली वी आर द प्रोफेशनल्स, तो वी डू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद अथॉरिटीज, वी डू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद अदर प्रोफेशनल्स, है ना। तो अगर कहीं भी कोई काम अटक रहा है तो आप उन लोगों से बातचीत करके उस काम को करवा। आज की दुनिया में ना लाइजनिंग ही चलती है ना। जितने बड़े लोग होते हैं वो लाइजनिंग से, जैसे हमें बोले मुकेश अंबानी की लाइजनिंग मोदी जी से बहुत अच्छी है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना। और जिनकी नहीं अच्छी होती है फिर वो आगे बिजनेस नहीं बढ़ पाते ना। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जिसकी लाइजनिंग अच्छी होगी, जो इस तरह से लोगों को सेट करने में बढ़िया होगा, वही ग्रो करेगा। और प्रोफेशनल्स का काम ही होता है लाइजनिंग बिठाना। आज कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है तो आपको सेबी के बाद डीओडी वगैरह फाइल करने पड़ते हैं, और सेबी हड़का देगा ये गलत वो गलत। तो लाइजनिंग काम आती है फिर वहाँ पे, भाई अपना काम है कर दो प्यार से, थोड़े पैसे वैसे बजाएंगे, वो समझ रहे हो, ये सब चीजें होती है लाइजनिंग का मतलब। ठीक है, ऑल डन। तो इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, डिपॉजिटरी क्या है, एनडीपी क्या है, इनके रोल क्या है, डीमटेरियलाइजेशन डिपॉजिटरी एक्ट के सेक्शन हमने 3 से स्टार्ट किए थे और लास्ट कहाँ तक पढ़ते हमने 19 तक, नहीं 22A, ये सारे सेक्शन भी हमने पढ़े। हाँ, और ऑफेंस क्या है उसमें, फिर क्या क्या पावर्स रहेंगे, कंपाउंडिंग वगैरह, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, रिकंसिलेशन, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ये सारी बातें हमने करी। आज हमने पढ़ा इमोबिलाइजेशन के बारे में, ISIN नंबर के बारे में, और एक छोटा सा केस स्टडी दे रखा है। ठीक है, ऑल डन।